नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए शेखावाटी मिशन 100 के द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उनके प्रश्नोत्तर की हम व्याख्या आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने शेखावाटी मिशन 100 के 3 पार्ट देख लिए हैं और आज हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के प्रश्नोत्तर का हल। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड के अंदर ये जो चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये 5 अंक का है। इसमें से कुल मिलाकर 5 अंक के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। उसमें हमें एक जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलने वाला है, अवैध वाला मिलने वाला है। एक जो क्वेश्चन है वो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ में हमें एक 3 अंक का क्वेश्चन भी हमें यहां से इस चैप्टर में से मिलने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है वो अवैध वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसके साथ में हो सकता है रिक्त स्थान भी आ जाए, हालांकि आने की संभावना नहीं है, फिर भी हम इस वीडियो में आपको इस चैप्टर में से आने वाले रिक्त स्थान की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। फिर यहाँ पर जो सेकंड जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से आने वाला है वो है अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक प्रश्न का मतलब है कि बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, एक शब्द या एक लाइन में इसका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलने वाला है इस चैप्टर में से 3 अंक का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा, एक पेज का क्वेश्चन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ में हमें यहाँ पर एक अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा, हमारे पास में ऑप्शन होगा उसके साथ में, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन करने का। तो विद्यार्थियों इस चैप्टर में से कुल मिलाकर यहाँ से एक अथवा आ जाता है तो 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे, बट हम मैक्सिमम 5 अंक ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रहा इस चैप्टर के अंक विभाजन। अब हम यहां पर देख लेते हैं इस चैप्टर में से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि शेखावाटी मिशन के द्वारा जारी किए गए हैं। कई विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन रहे हैं कि इस प्रश्न बैंक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न बैंक है वो वरिष्ठ गवर्नमेंट लेक्चरर्स के द्वारा तैयार किया हुआ है और बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन है। इसमें से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, पर ये नहीं कह सकते कि भाई 100% यहीं से आएगा या इसमें से कितना परसेंट आ सकता है, इसकी पहले कोई प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए पहला क्वेश्चन, धारा मापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप कहलाता है। देखिए धारा मापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप जो फाई अपॉन में आई होता है, इसको हम कहते हैं धारा सुग्राहिता। इसे धारा सुग्राहिता कहा जाता है। और यदि हम आई का मान कितना कर दें, 1 एम्पियर कर दें, तो जो फाई होता है उसी को ही हम धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो इसमें धारा सुग्राहिता सही होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप इसका। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि सर्वप्रथम विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था। तो विद्यार्थियों लोरेंज जो बल हम पढ़ते हैं उसमें विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बल का फॉर्मूला होता है, वही वैज्ञानिक है लोरेंज, और उन्होंने ही विद्युत और चुंबकत्व के मध्य संबंध स्थापित किया था, सर्वप्रथम पता लगाया था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी ए ही होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारे पास में क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज क्रिश्चियन ओरस्टेड ने की। हमने ओरस्टेड के प्रयोग पढ़े, उसमें हमने ये देखा कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में
सर्वप्रथम ओरस्टेड ने बताया था। फिर हम बात करते हैं गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। हम ये जानते हैं कि जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि आवेश स्थिर होता है तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि वो नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और यदि आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है। तो यहां से देखिए इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है गतिमान आवेश, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्रिएट करेगा। इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए स्नो नियम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से भी कर सकते हैं, और दाईं हथेली के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो तीनों नियम हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के ही है। उपरोक्त सभी इसमें आने वाला है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल होगा। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम कोई धारावाही चालक रख दें तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है I/L/B sin थीटा, जहां L उस चालक में से चालक की लंबाई, I उसमें से बहने वाली धारा, और B चुंबकीय क्षेत्र में हमने उसको रखा है। इसको हम यदि सदिश रूप में व्यक्त करें तो I/L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हम ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन सेम टू सेम मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको इसी फॉर्म में दूसरे फॉर्मूले में L वेक्टर डॉट B वेक्टर भी मिल रहा है, जो कि गलत है। तो आप इसका स्पेशली ध्यान रखें, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ही इसमें सही होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय क्षेत्र की विमा होगी। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है, कोई सा एक फॉर्मूला लेकर उसकी विमा हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, F बराबर होता है I/L/B। तो यहाँ से B बराबर आ गया हमारे पास में F अपॉन में I/L। तो B की विमा वही होगी जो F बट्टे में I/L की विमा है। F बट्टे में I/L की विमा, तो F यहाँ पर बल है और बल की विमा होती है M1 L1 T-2, और I की विमा है A1, L की विमा है L1। देन यहाँ से फाइनली जो विमा है वो क्या निकल कर आ रही है M1, L1 से L1 कट गया है तो L0 T-2 A-1। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पर कार्यरत बल क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश यदि Q v वेग से लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो उस पर बल का मान पूछा है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला F बराबर QVB sin थीटा होता है, और हमें यहाँ पर लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा बराबर हमें 90 डिग्री दे रखी है। तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, F = QVB sin 90, और हम sin 90 की वैल्यू 1 जानते हैं, तो F की जो वैल्यू होगी वो QVB होगी। ऑप्शन देखिए B होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वें क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि एक परिनालिका के क्रोड की 1 मीटर लंबाई पर 1000 फेरे हैं, वह उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकत्व क्षेत्र का मान होगा। विद्यार्थी यहाँ पर चुंबकत्व क्षेत्र, यहाँ है चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र जिसे H से लिखा जाता है। देखिए वैसे तो ये 5th चैप्टर में है जो कि राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप समझ लीजिए यहाँ पर H चुंबकन क्षेत्र होता है जो कि B/μ0 के इक्वल होता है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर परिनालिका दे रखी है और उसकी लंबाई दे रखी है, फेरे दे रखे हैं, उसमें से बहने वाली धारा दे रखी है। देन यहाँ से देखिए
प्रणालिका के अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है म्यू जीरो एन आई। तो म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो गया, एन आई आ जाएगा। तो एच की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में एन आई। एन यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसे हम कुल फेरों की संख्या बट्टे में लंबाई ऐसे हम पुट कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। एन की वैल्यू 1000, एल की वैल्यू हमें 1 मीटर दे रखी है, फेरों की संख्या 1000 दे रखी है। देन हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू में आई हमें 2 एम्पियर दे रखा है तो 2, तो ये आ गया हमारे पास में 2000। और देखिए इसका मात्रक बता रखा है तो 2000 मात्रक हमें मिल जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन का बी आंसर यहां पर हमें मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में देखिए जो क्वेश्चन है, देखिए जो 10वां क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि यदि एक समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कणों को लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक चुंबकीय बल लगेगा। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो चुंबकीय बल है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। देखो हमें यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समरूप बता रखा है, वेग समरूप बता रखा है और लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। तो थीटा बराबर हमें 90 डिग्री दे रखी है, तो जो एफ का फॉर्मूला है वो क्यू वी बी रह जाएगा। साथ में हमें ये भी बता रखा है कि v और b समान है तो जो बल का मान है वो आवेश के समानुपाती हो जाएगा, बल आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यदि आवेश का मान ज़्यादा होगा तो बल का मान भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, उस कमी को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका आंसर हमें लिथियम बता रखा है। हालांकि इन कणों को देखने पर हमें ये उदासीन कण नज़र आते हैं, तो ये उदासीन कणों के ऊपर तो चुंबकीय बल काम ही यहाँ पर नहीं करेगा, आवेशित कणों पर ये काम करता है। तो इसका आंसर किसी भी कंडीशन में बी नहीं हो सकता। तो जिस पर आवेश की वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर बल का मान भी ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर कायदे से यहाँ पर यदि एल आई आ रहा है तो एल आई +3 होता, एच प्लस होता या एच ई +2 होता और एक इलेक्ट्रॉन होता। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन होते तो उनमें से उसका आंसर लिथियम हो जाता। हालांकि ये उदासीन कण है। ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर जो आरबीएससी की बुक चलती थी उससे डायरेक्टली एज इट इज लिया गया है, जो कि उसमें एज इट इज इसमें आवेशों पर लगने वाला बल होता है। तो जिसका आवेश ज़्यादा होगा उस पर बल भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर तो हमें कोई आवेश नहीं कहा गया है, या आप ये कहते कि ये नाभिक हैं इनके, तो भी हम कंसिडर कर लेते भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है तो ये इसमें सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन का यदि हम एग्जैक्ट रूप से देखें तो इसका आंसर ए होगा, अन्यथा इसके ऊपर यदि आवेश है उस कंडीशन में ही इसका आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण पर गतिमान है तो आवेशित कण के कुंडलिनी का पथ का चूड़ी अंतराल होगा। इसे समझ लीजिए विद्यार्थियों, इसका मतलब यह है कि इधर हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है और आवेशित कण इस डायरेक्शन में v वेग से गति कर रहा है। इधर चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके ऊपर बल इस तरीके से काम करता है कि जो आवेशित कण है उसका पथ कुंडली नुमा हो जाता है, स्प्रिंग नुमा हो जाता है। क्लियर? इस प्रकार के पथ पर आवेश गति करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एंगल है वो है थीटा और चूड़ी अंतराल कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण के द्वारा तय की गई दूरी। तो ये होता है पिच अंतराल, या इसको हम चूड़ी अंतराल भी कह सकते हैं। पिच अंतराल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, चूड़ी अंतराल भी कह सकते हैं। अब देखिए चूड़ी अंतराल का मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल इंटू में समय, चाल इंटू में समय। तो जो चाल है इस डायरेक्शन में, इस चाल के भी हम घटक कर लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा v cos थीटा। वो तो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक,
और v साइन थीटा है चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में घटक। तो चाल तो हमारे पास में चूड़ी अंतराल बराबर चाल इंटू समय, तो चाल आ गई है v कोस थीटा, और जो समय है वो एक पूरा चक्कर लगता है जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो फॉर्मूला है हमने देखा है कि वृत्तीय पथ के लिए और कुंडलीनुमा पथ के लिए सेम लागू होते हैं। तो mv² अपॉन में r बराबर हमने पढ़ा था QVB, यहाँ से एक v की घात यहाँ से कैंसिल हो जाती है, तो v बट्टे में r बराबर हो गया QB अपॉन में m, और v बट्टे में r है ये ओमेगा है। क्लियर? ओमेगा बराबर हम ये जानते हैं कि 2 पाई अपॉन में t होता है। तो यहां से मैं इस फॉर्मूले से कैपिटल T निकाल लेता हूं। तो t बराबर हमारे पास में आ गया है 2 पाई m अपॉन में QB, 2 पाई m अपॉन में QB। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं v कोस थीटा इंटू में 2 पाई m अपॉन QB। अब आप ऑप्शन को गौर करके देखेंगे तो हमें पहला ऑप्शन सही नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए कि एक तार की त्रिज्या कैपिटल R है, इसमें कैपिटल I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। एम्पियर के नियम की सहायता से हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है कि ये हमारे पास में कोई वायर है, इसमें से कुल मिलाकर कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, पूरा का पूरा वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। इसके पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसके लिए हम एम्पियर के बंद परिपथ का नियम यहाँ पर लगा देंगे। देखिए क्या होता है, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 समेशन I। तो B इस बंद वक्र के ऊपर एक समान रहता है, dl ये बंद वक्र की टोटल लंबाई जो कि 2 पाई r हो जाएगी, म्यू 0 समेशन I, इसका मतलब इस बंद वक्र में से बहने वाली धारा जो कि I है। देन यहाँ से B बराबर हमें मिल चुका है म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई r। तो ऑप्शन यहाँ पर आप गौर करके देख लीजिए, हमें B ऑप्शन सही मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखिए क्या कहा गया है कि आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील है। तो अब की बार चुंबकीय क्षेत्र और आवेश का जो वेग है वो सेम है, तो इस पर लगने वाला बल हमें पूछा है। बल F बराबर होता है QVB साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा बराबर हमें 0 डिग्री दे रखा है। तो F बराबर QVB साइन 0, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। देन F का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो लगने वाला बल 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला पढ़ते आए हैं। टेस्ला देखकर आप इस ए ऑप्शन को सही कर देते हैं, बट इसमें बाकी के ऑप्शन भी आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं, समझने हैं। देखो हम अलग अलग फॉर्मूले पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के F बराबर ILB, और यहाँ से B बराबर आ गया F बट्टे में I इंटू L। तो यहाँ से इसका जो मात्रक है वो क्या निकल कर आएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। फिर अब यहाँ पर भी देख लीजिए, हम एक F का फॉर्मूला ये भी पढ़ते हैं QVB। तो यहाँ से B बराबर हमें क्या मिल चुका है? F बट्टे में QV। तो इसका मात्रक न्यूटन, इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला मात्रक भी सही है। तो कुल मिलाकर तीनों मात्रक सही है। उपरोक्त DE मतलब उपरोक्त सभी इसमें सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए कि एक आदर्श धारावाही प्रणालिका के अंदर एवं बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः होता है। हमें एक आदर्श धारावाही प्रणालिका दे रखी है जिसकी लंबाई अधिक होती है, रेडियस कम होती है। उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 NI के बराबर होता है। अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये एक समान रहता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ही हम प्रणालिका का प्रयोग करते हैं। तो अंदर 0, ये O नहीं है, ये 0 है। इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है।
फिर देखिए हमें 16वें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि एक लंबे ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही कथन है। तो देखिए सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B समानुपाती R होता है, सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है और सतह के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B समानुपाती 1/R होता है, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूं कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमने देखा था B बराबर μ0 I अपॉन में 2πr होता है। तो यहाँ से B है वो 1/R के समानुपाती होगी। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फिर हम बात करें पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है μ0 I अपॉन में जो रेडियस है वो यदि कैपिटल R है तो कैपिटल R यहाँ पर आ जाएगा और ये जो वैल्यू होती है वो अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और बात करें चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 I इंटू स्मॉल r बट्टे में 2π कैपिटल R स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती होता है। यदि हमें यहाँ पर ग्राफ खींचें तो हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हुआ था। देख लीजिए, समझ लीजिए कि चालक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B वो दूरी के साथ में बढ़ती है, यहाँ से एक दूसरे के समानुपाती होती है। मैंने एक तरफ ले लिया है स्मॉल r, दूसरी तरफ B, तो पहले अंदर समानुपाती होती है, पृष्ठ पर अधिकतम हो जाती है, फिर व्युत्क्रमानुपातिक रूप से घटती है, B R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी इसमें आने वाला है। 18वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखिए क्या पूछा गया है कि खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 0। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक, देखिए चुंबकत्व वाहक बल यहाँ पर इसका मतलब है कि जो जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। तो चुंबकत्व वाहक बल का मतलब यहाँ पर हो गया जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात जे थॉमसन ने ज्ञात किया था। जे थॉमसन ने इसकी वैल्यू ज्ञात की थी। फिर है समांतर धाराएं तथा प्रति समांतर धाराएं क्रिएट करती है। यदि इस तरीके से दो वायर हैं, एक ही दिशा में उनमें से धारा का प्रवाह हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो समांतर धाराओं में आकर्षण बल पाया जाता है। समांतर धाराओं में कौन सा बल पाया जाता है? आकर्षण बल। और प्रति समांतर जो धाराएं होती है उनमें प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है m बराबर हम जानते हैं EVR/2 होता है। घूर्ण चुंबकीय अनुपात, देखिए ये भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है, जिसका मान होता है 8.8 × 10 कूलाम प्रति किलोग्राम। बोर मैग्नेट्रॉन जो कि 9.27 × 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये थे कुछ खालिस्तान। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें अब देखने हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। 19वां क्वेश्चन देखिए कि आवेश E का एक इलेक्ट्रॉन V वेग से स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण EVR/2 होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी नाभिक के चारों ओर, ये हमारे पास में दिया हुआ नाभिक, ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है वो V वेग से और स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो ये इसकी हो जाएगी घूर्णन अक्ष। ये क्या हो जाएगी? इसकी घूर्णन अक्ष हो जाएगी।
अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है NIA, और यहाँ पर फेरों की जो संख्या है वो 1 है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो कि इस वृत्ताकार पथ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वेयर। हमें इस आई की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आई बराबर होता है क्यू बट्टे में टी, और यहाँ पर क्यू का जो मान है वो ई के बराबर, और पूरे एक चक्कर के अंदर लगने वाला जो समय है वो कैपिटल टी। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल, तो यहाँ से समय कैपिटल टी, दूरी हो जाएगी 2 पाई आर और चाल हो जाएगी इसकी v। देन यहाँ पर हम पुट कर दें 2 पाई आर, v ऊपर चला गया है, तो इन सब में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक आई की जो वैल्यू है वो है ई वी बट्टे में 2 पाई आर, और एक का मान हमारे पास में है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल गया है ई वी आर बट्टे में 2, और हमें यही प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्रिश्चियन ओरस्टेड के द्वारा बताया गया था कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी को ही हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए क्या है कि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात आवेश के गतिमान होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, और इसकी खोज क्रिश्चियन ओरस्टेड ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो देखिए बायो सावर्ट का जो नियम है वो क्या है। बायो सावर्ट ने ये बताया था किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू इन्होंने बताई थी कि जैसे यहाँ पर ये हमारे पास में कोई धारावाही चालक है, और इसमें हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया dl लंबाई का, और इस अल्पांश से थीटा कोण पर, यहाँ से थीटा कोण पर और r दूरी पर हमने ले लिया एक पॉइंट P, और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने कंसीडर कर लिया dB। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है dB वो चालक में से बहने वाली धारा के समानुपाती, साथ में चालक की अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, तथा चालक तथा इस अभिष्ट दूरी के मध्य के कोण की ज्या के भी समानुपाती, साथ में अल्पांश तथा अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन चारों को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो dB समानुपाती हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया है बायो सावर्ट के नियम का गणितीय रूप। क्लियर। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, किसी धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के कोण की ज्या के समानुपाती होती है, तथा अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये है बायो सावर्ट का नियम। देखिए अब यहां पर हम देख लेते हैं इसका सदिश रूप भी। तो dB इक्वल टू हमें मिल चुका है μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि इसको आप सदिश के रूप में लिखें तो इधर आप n कैप लगा दीजिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, μ0 I अपॉन 4 पाई DL वेक्टर क्रॉस आर कैप, इसको हम पुट कर सकते हैं। अब देखिए जो आर कैप होता है वो एक एकांक सदिश होता है, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण होता है। तो dB बराबर हम क्या पुट कर देंगे, μ0 I अपॉन में 4 पाई, और ये आ गया हमारे पास में DL वेक्टर आर कैप की जगह हम R वेक्टर अपॉन, ये हमें मिल चुका है बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। क्लियर। अगला जो हमारे को क्वेश्चन मिल रहा है वो यही है, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए।
तो बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप है dB वेक्टर इक्वल टू म्यू 0/4π/I वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, और यदि r कैप के स्थान पर r वेक्टर अपॉन r रख देंगे तो ये हमें बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप प्राप्त हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। वो नियम ये कहता है कि दाहिने हाथ की सहायता से आप धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि उसका जो अंगूठा है वो चालक की दिशा में रहे। अंगूठा कहाँ रहना चाहिए? चालक की दिशा में रहना चाहिए। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, तो इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यही नियम है कि धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वर्ती धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम क्या है? तो देखिए ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम ही है। इसमें अब की बार वृत्ताकार कुंडली से धारा बह रही है, तो अब की बार आपको क्या करना है कि दाहिने हाथ से ही अंगुलियां धारा की दिशा में रखनी है। तो जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो देखिए धारावाही वृत्ताकार कुंडली को दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा प्रवाह की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ में आलेख खींचिए। कि देखिए धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0 n और देखिए यदि रेडियस r लेते हैं तो r स्क्वायर बट्टे में 2 r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 3/2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली का केंद्र है और जैसे जैसे हम इसके केंद्र से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इस तरीके से घटता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो धारावाही प्रणालिका से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। साथ में हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां जो लास्ट ईयर तक सिलेबस में थी, इनके द्वारा हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए कि एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से प्रवेश करता है तो इस पर कार्यरत बल का मान क्या होगा जब V और B के बीच का कोण 90 डिग्री हो, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तथा V और B दोनों एक दूसरे के समांतर हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ पर लगने वाले बल F बराबर QVB साइन थीटा, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो बल का मान 0 हो जाएगा। बल का मान कितना हो जाएगा? 0। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बल का जो मान है F बराबर QVB अधिकतम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमें मिल चुके हैं दोनों ही सॉल्यूशन कि यदि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिमान है तो सरल रेखीय पथ पर गति करता है, और यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो क्या होगा? उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। और जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वेग मतलब चाल की दिशा बदलेगी, जिससे वेग चेंज हो जाएगा, संवेग बदल जाएगा, लेकिन चाल और गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि यहां पर देखिए कि यदि गतिमान आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है तो उसका पथ कैसा होगा? एक कुंडलिनी पथ होगा, स्प्रिंग नुमा पथ होगा। स्प्रिंग नुमा पथ के ऊपर आवेशित कण गति करेगा। फिर हमें यह पूछा है कि साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन भारी आवेशित कणों को, धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करने वाला एक त्वरित्र होता है, एक उपकरण होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के
लंबवत काम करते हैं। विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये एक विद्युत चुंबकीय युक्ति, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत लगे होते हैं। इसके द्वारा भारी धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करते हैं, जैसे प्रोटॉन है, अल्फा कण है, इसमें न्यूट्रॉन इससे त्वरित नहीं कर सकते, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। उच्च वेगों तक त्वरित करने के लिए इसको हम यूज में लेते हैं, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। फिर देखिए कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य दूरी 1 मीटर, दोनों में एक समान धारा 1 एम्पीयर समान दिशा में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की 1 मीटर की लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। हमें समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का एक फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू में L, 2πd इंटू में L। देन यहाँ से हमें देखिए क्या मिलने वाला है, हमें I1 I2 L और D इन सब की वैल्यू एक एक दे रखी है, तो μ0 अपॉन 2π मिल गया, जिसका मान हमारे पास में आ गया है। देखिए μ0 का जो मान होता है वो 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2π, तो 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लगने वाले बल का मान 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें अगले क्वेश्चन के अंदर 1 एम्पीयर की जो धारा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा पूछी है। 1 एम्पीयर धारा की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा देखिए, तो 1 एम्पीयर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हम दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के फॉर्मूले से देने वाले हैं। देखिए हम क्या करेंगे, L बराबर हम 1 मीटर ले लेंगे, D बराबर हम 1 मीटर ले लेंगे, I1 और I2 दोनों का मान हम 1 एम्पीयर लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब समझना कि ये हमारे पास में दो धारावाही चालक हैं, इसमें से I1 धारा बह रही है, इसमें से I2 धारा बह रही है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के इक्वल है। तब इसकी जो प्रत्येक की जो लंबाई है वो भी स्मॉल L है, तब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो देखिए यदि ये सब वैल्यू हम पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर, तो F बराबर हमें क्या मिल जाएगा, μ0 अपॉन 2π मिल जाएगा, और इसे हम 4π इंटू 10⁻⁷ और 2π, तो यहाँ से 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें हम 1 एम्पीयर की परिभाषा दे रहे हैं, 1 एम्पीयर है क्या। तो देखिए 1 एम्पीयर की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है वो हमें ये कहती है कि एकांक लंबाई वाले समांतर धारावाही चालक तार यदि एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो प्रत्येक तार में से बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। आपके सामने रख देता हूं, एकांक लंबाई वाले दो समांतर धारावाही चालक तार, समांतर धारावाही चालक तार एकांक दूरी पर स्थित हो, एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनमें 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी, 1 एम्पीयर होगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 33वां क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप या कुंडली पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण क्या होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम आयताकार धारावाही लूप रख दें तो उस पर लगने वाला जो बल है वो शून्य हो जाएगा। हालांकि बल काम करते हैं, आमने सामने की भुजाओं पर बल काम करेंगे, समान परिमाण में काम करेंगे, विपरीत दिशाओं में काम करेंगे,
क्रिया रेखा एक न होने के कारण से एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न करेंगे NIAB साइन थीटा के रूप में, जहां N कुंडली में फेरों की संख्या, I उसमें से बहने वाली धारा, A उसका क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, B और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण ये थीटा होता है। तो इसे हम टो वेक्टर बराबर, इसको देखो MB साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं कि बिंदु अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है तो उसको डॉट से, और अंदर की ओर है तो उसको क्रॉस के निशान से व्यक्त कीजिए। तो ये हमें दे रखा है एक वायर जिसमें से नीचे की ओर धारा बह रही है। तो इस धारावाही चालक को आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से इसकी डायरेक्शन ज्ञात करेंगे इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर इसको यदि आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो अंगुलियां बाहर की ओर होगी। डॉट के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को यहां पर प्रदर्शित करेंगे। यहां पर ध्यान देंगे, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, जबकि यहां से धारा इधर बह रही है, इसमें से इधर बह रही है। ये यहां से इस तरीके से धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा इधर ऐसे आ रही है, इस तरीके से होकर जा रही है। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ही ज्ञात करेंगे। तो अंदर की ओर इसमें धारा की दिशा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे इसमें से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहां पर अंदर जाएगा, अंदर की ओर क्रिएट होगा। अब यहां पर देखें, इधर से इस तरीके से हमें एक चालक दे रखा है, इसमें से धारा इस तरीके से बह रही है, ऐसे धारा जा रही है, नीचे से आ रही है, फिर इधर ऐसे घूमेगी, फिर इधर इस तरीके से ऊपर जा रही है। तो देखिए इसकी वजह से, इस वाले हिस्से की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बिंदु के ऊपर वो अंदर की ओर, इसकी वजह से बाहर की ओर। तो इस वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इस वाले चुंबकीय क्षेत्र से कट जाएगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, धारामापी क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। धारामापी एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा का संसूचन करता है। किसी परिपथ में धारा बहती है कि नहीं बहती, इसका पता लगाने वाला जो उपकरण है वो धारामापी कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। देख लीजिए विद्यार्थियों कि धारामापी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संसूचन मतलब पता लगाने में प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है। ये दो प्रकार की होती है, चल कुंडली और चल चुंबक। और जो चल कुंडली धारामापी है ये भी दो प्रकार की है, निलंबित चल कुंडली धारामापी और क्लिकित चल कुंडली धारामापी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धारामापी में ध्रुव अवतल आकार के लिए जाते हैं क्यों। यदि हम धारामापी के अंदर चुंबकीय ध्रुवों की बात करें तो ऊपर से देखने पर हमें इस तरीके के इस आकार के नजर आएंगे। तो ये N ध्रुव होता है, ये S ध्रुव होता है, और इनके मध्य भाग में आयताकार कुंडली रखी हुई होती है। ये ऊर्ध्वाधर है, ऊपर से लिया गया डायग्राम होता है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इन अवतलाकार कटे हुए पृष्ठों से बाहर निकलता है, इसमें प्रवेश करता है। तो ये इसलिए रखा जाता है कि इसके ऊपर बलयुग्म आघूर्ण है वो मैक्सिमम काम करे, और मैक्सिमम काम करने के लिए देखिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं NIAB साइन थीटा, और थीटा मैक्सिमम हो, मैक्सिमम बलयुग्म आघूर्ण काम करे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, हमेशा 90 डिग्री हो। तो उस क्षेत्र को हम त्रिज्यीय क्षेत्र भी कहते हैं, त्रिज्यीय क्षेत्र। तो बलयुग्म आघूर्ण थीटा का मान अधिकतम रखने के लिए इन चुंबकों का जो आकार है वो अवतलाकार रखा जाता है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि धारामापी के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। तो हमें सबसे पहले धारा सुग्राहिता, तो धारा सुग्राहिता को हम SI से पुट करते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता को SV से लिखा जाता है। तो SI तो क्या है, फाई अपॉन में I, मतलब एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में उत्पन्न विक्षेप, प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर
प्रति एकांक धारा प्रवाह से धारामापी में उत्पन्न विक्षेप, धारामापी में उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। वोल्टेज सुग्राहिता क्या है? फाई अपॉन में वी, मतलब प्रति एकांक विभवांतर लगाने पर, प्रति एकांक विभवांतर, धारामापी के सिरों पर प्रति एकांक विभवांतर से धारामापी में उत्पन्न विक्षेप, धारामापी में उत्पन्न विक्षेप वोल्टता सुग्राहिता कहलाता है, वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देख लीजिए। हमें अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि धारामापी में फेरों की संख्या दुगुनी कर दी जाए। अब देखिए, धारामापी में फेरों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो धारामापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए विद्यार्थी, यहां पर हमें धारा सुग्राहिता का सूत्र दे रखा है, वोल्टेज सुग्राहिता का भी फॉर्मूला दे रखा है। यदि हम फेरों की संख्या दुगुनी कर दें तो धारा सुग्राहिता भी दुगुनी हो जाएगी। वोल्टेज सुग्राहिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो विद्यार्थी, वोल्टेज सुग्राहिता में भी एन आता है, फेरों की संख्या आती है, बट इस एन का मान दुगुना करने पर जी का मान भी दुगुना हो जाता है। जो वोल्टेज सुग्राहिता है एस वी, यहां पर इसको सही नहीं लिखा गया है, एस वी होगा, तो एस वी है, ये समानुपाती होगा एन बट्टे में जी, ये डबल तो ये भी डबल, इस वजह से वोल्टेज सुग्राहिता पर फेरों की संख्या से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, धारा सुग्राहिता दुगुनी हो जाएगी और वोल्टेज सुग्राहिता अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारामापी का दक्षतांक किसे कहते हैं? तो देखिए, धारामापी के दक्षतांक को अक्ष से लिखा जाता है और धारा सुग्राहिता की व्युत्क्रम से इसको लिखते हैं। तो धारा सुग्राहिता ऐसा ही बराबर होता है फाई अपॉन में आई, तो धारा सुग्राहिता अक्ष बराबर हो जाएगा 1 बट्टे में SI बराबर आई बट्टे में फाई। तो एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक जो धारा है उसको हम धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें इस पूरे सूत्र के अंदर जो राशियां प्रयुक्त हो रही है उनके बारे में भी बताया गया है। आगे देखिए, 40वें क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि संट क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों, संट एक प्रतिरोध होता है जो भी किसी धारामापी के समांतर क्रम में इसको संयोजित करके एमीटर का निर्माण हम इससे कर सकते हैं। संट प्रतिरोध कुंडली को जलाने से बचाता है, संकेतक को टूटने से भी बचाने का कार्य करता है। 41वां क्वेश्चन देखेंगे। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है? आवश्यक शंट प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। देखिए, ये हमारे पास में जैसे कोई धारामापी है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G के इक्वल है, इसमें से I धारा का प्रवाह हो रहा है। ये हमारे पास में है धारामापी, और इस धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए हम इस धारामापी के समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध संयोजित कर देंगे। संट प्रतिरोध एक निम्न प्रतिरोध होता है, इसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये हमारे पास में यहाँ से धारा जो I आ रही थी, अब इसमें से जो धारा जा रही है वो है IG, धारामापी में से बहने वाली धारा IG। तो ये जो संट प्रतिरोध है अल्प प्रतिरोध होता है, धारामापी के समांतर क्रम में इसको संयोजित किया जाता है। इसमें से बहने वाली धारा रह जाएगी, यहाँ से I आ रही है, IG इधर चली गई तो I माइनस IG इसमें से प्रवाहित होगी। देन यहाँ से हमें संट प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इस बिंदु A और बिंदु B के सिरों पर जो विभवांतर है वो सेम होगा, तो इसके ऊपर इधर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? IG इंटू कैपिटल G बराबर इस वाले पार्ट के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम ही होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है। यहाँ से बहने वाली धारा है I माइनस IG
इनटू में एस आ गया। हमें शंट प्रतिरोध की वैल्यू पूछी है कि शंट प्रतिरोध का सूत्र निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला एस बराबर आ जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू में कैपिटल जी। ये आ गया है शंट प्रतिरोध का सूत्र फॉर्मूला। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण किस प्रकार करेंगे। हमें और कुछ नहीं पूछा है, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण समझना है। तो ये हमारे पास में धारा मापी है जी, इसका रेजिस्टेंस है आई, इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है और इसके बिंदु ए और बी के मध्य हम विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए आप इसके समांतर क्रम के अंदर वोल्ट मीटर जोड़ेंगे और धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिसको हम RH से पुट कर रहे हैं। ये धारा मापी है जिसका रेजिस्टेंस G, उच्च प्रतिरोध है जिसका रेजिस्टेंस है RH। तो इसके श्रेणी क्रम के अंदर उच्च प्रतिरोध हम जोड़ देंगे, ये RH है। तो ये प्रतिरोध हम जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध होता है। क्या है ये? उच्च प्रतिरोध। क्लियर। अब देखिए यहां से जो धारा आई आ रही थी और बिंदु ए और बी के मध्य यहां से जो धारा जाएगी वो I माइनस आई जी धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि यहां से आई जी धारा जाएगी तो इसमें से जाएगी I माइनस आई जी धारा का इसमें से प्रवाह होगा, क्योंकि जी में से जाने वाली जो धारा है वो है आई जी। अब यहां पर आप देखेंगे कि बिंदु ए और बी के मध्य का जो विभवांतर है V वो बराबर होगा इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप के। तो इसमें से जाने वाली जो धारा है वो तो है आई जी और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है RH प्लस में G। RH प्लस में G। हमें इस RH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो V अपॉन में आई जी बराबर RH प्लस में कैपिटल G और यहां से हम उच्च प्रतिरोध जो कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में जुड़ता है V बट्टे में आई जी माइनस में कैपिटल G के इक्वल होगा, ये होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है एम्पीयर का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एम्पीयर का नियम लिखिए। एम्पीयर का नियम क्या है समझ लीजिए विद्यार्थियों कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। ये इसका गणितीय रूप होता है। जैसे ये हमारे पास में कोई बंद वक्र है, इसमें से इस तरीके से विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए ये एम्पीयर का नियम लागू होता है। ये जैसे धाराएं I1, I2, I3, I4 है, तो ये समेशन I इन सबकी योग के इक्वल होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन देखिए कि लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ में आलेख खींचिए। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया है कि किसी लंबे धारावाही चालक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है म्यू जीरो आई अपॉन में 2 पाई आर के इक्वल, ये तो है बाहर। पृष्ठ के ऊपर अधिकतम होती है, B बराबर हो जाएगी म्यू जीरो आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। और अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B बराबर म्यू जीरो आई इंटू आर बट्टे में 2 पाई आर स्क्वेयर होती है। तो यहां पर तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के समानुपाती होती है। तो अंदर तो जो एक तरफ हमने B लिया है, दूसरी तरफ हमने R लिया है, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपातिक होती है, पृष्ठ के ऊपर अधिकतम हो जाती है और पृष्ठ के बाहर व्युत्क्रमानुपातिक रूप से घटती चली जाती है। तो ये वक्र होगा, इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होने वाला है। अब देखिए कि एक धारावाही प्रणालिका और दंड चुंबक के मध्य कौन कौन सी समानताएं होगी
और कौन सी इनमें भिन्नताएं होगी। तो देखिए समानताएं क्या है, दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है और दोनों ही लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जबकि इनमें भिन्नताएं क्या है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग समांतर होती है, जबकि दंड चुंबक के अंदर थोड़ी वक्रीय होती है। देखो दंड चुंबक के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होगी, ऐसे, तो वक्राकार भाग में जैसे इस तरीके से एक बंद लूप के अंदर होती है, जबकि परिनालिका के अंदर बिल्कुल समांतर होती है। ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस होगी, ये कोई परिनालिका हो तो ऐसे, क्योंकि परिनालिका की लंबाई अधिक होती है, रेडियस कम होती है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है, जबकि चुंबक के अंदर ऐसा नहीं होता। ये इसकी भिन्नता हो गई है। धारावाही टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और अंदर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni या μ0 कैपिटल Ni अपॉन में 2πr के इक्वल होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें कुछ और इसी चैप्टर में से महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों का जो हल है वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से आप जाकर इनको समझ सकते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए और 1 एम्पीयर की हमें परिभाषा भी देनी है। हम 1 एम्पीयर की परिभाषा दे चुके हैं, बता चुके हैं। इसके साथ में बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए, नियम भी लिखना है, नियम हमने बता दिया है, सदिश रूप भी बता दिया है। ये हमें अलग से पूछा गया है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक और आवश्यक चित्र भी पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप, ये हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और किसी धारावाही परिनालिका के कारण से इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। धारामापी का सिद्धांत और किलकित कुंडली धारामापी का डायग्राम बनाना है। धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता को हम परिभाषित कर चुके हैं, दक्षतांक को परिभाषित कर चुके हैं, केवल हमें सिद्धांत और ये समझाना है। क्लियर। इसमें हमें साइक्लोट्रॉन भी पूछा है, साइक्लोट्रॉन को हम परिभाषित कर चुके हैं, इसके उपयोग हमें पूछा गया है, आवर्ती के लिए व्यंजक हमें पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस शेखावाटी मिशन के प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। हालांकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, फिर भी हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देख लीजिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको नोटिफिकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। तो विद्यार्थियों, ये रहे हैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन आपके सामने रहा है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।